हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास 6 इंग्लिश फर्स्ट का लेसन 2 पढ़ेंगे। प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट माइंड होगा, सुनिए। जिनके पास बुक हो बुक खोल कर देखें और हमारे वीडियो ऑडियो को सुने। और जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 2। इसका नाम है अलेक्जेंडर एंड पुरू। अलेक्जेंडर और पुरू। इसमें अलेक्जेंडर और पुरू की कहानी बताई गई है। Modern Greece was known as Yunnan in ancient times. In the neighborhood of Yunnan, there lay the state of Macedonia, which was ruled by King Philip. Philip was a very powerful ruler and he controlled the whole of the territory of Yunnan. Philip had a son called Alexander. He came to the throne of Macedonia at the age of 20 after the death of Philip. आधुनिक ग्रीस, मॉडर्न ग्रीस was known as यूनान in ancient time. जो आधुनिक ग्रीस है वह पुराने समय में यूनान के नाम से जाना जाता था। इन द नेबरहुड ऑफ यूनान, यूनान के पड़ोसी में एक राज्य था जिसका नाम था मैसिडोनिया, जहाँ पर राजा फिलिप का शासन था। फिलिप वाज ए वेरी पावरफुल रूलर। जो राजा फिलिप था वह एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था और उसका पूरे यूनान के क्षेत्र पर कंट्रोल था, यानी उसका आधिपत्य था, कब्जा था। फिलिप हैड ए सन कॉल्ड अलेक्जेंडर। फिलिप का एक पुत्र था जिसका नाम अलेक्जेंडर था। He came to the throne of Macedonia at the age of 20 after the death of Philip. किंग फिलिप के डेथ के बाद वह मैसिडोनिया की राजगद्दी सिंहासन पर 20 साल की उम्र पर बैठा। अरिस्टोटल द ग्रेट फिलोसफर वाज आल्सो फ्रॉम यूनान। जो अरिस्टोटल थे, जिनको हम अरस्तु कहते हैं हिंदी में, वह एक महान दार्शनिक थे, वह भी यूनान से ही थे। अलेक्जेंडर हैड अरिस्टोटल एज हिज प्रिसेप्टर और गुरु। अलेक्जेंडर ने उन्हें अरिस्टोटल को अपना गुरु नियुक्त किया। अलेक्जेंडर थस रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट द हैंड्स ऑफ ए ग्रेट टीचर एंड थिंकर। इस प्रकार अलेक्जेंडर अपनी सारी शिक्षा महान अध्यापक और थिंकर जो कि अरिस्टोटल थे उन्हीं के हाथों अपनी शिक्षा ग्रहण किया। ही वॉज वेरी एम्बिशियस फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड। वह अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। कौन? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर बचपन से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी था, मतलब बहुत उसके अंदर बहुत शिक्षाएँ थी। एंड हैड ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए कॉन्करर ऑफ द होल वर्ल्ड। और वह उसका सपना था कि वह पूरे विश्व पर अपना विजय प्राप्त करे। दिस वुड मीन मच डिस्ट्रक्शन एंड ब्लडशेड। इसका मतलब यह कि बहुत ज़्यादा तबाही और रक्तपात करना होगा। Alexander knew this, but did not prevent him from starting on his campaign from victory over other kingdom. अलेक्जेंडर इसको जानता था, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद उसने अपने इस अभियान को, दूसरे राज्यों को जीतने के अभियान को रोकने से, उस अभियान को शुरू करने से ये सब चीज़ें उसको रोक नहीं पाई, क्योंकि वह जानता था कि ये सब चीज़ें अगर करनी है, सभी अन्य राज्यों पर हमें विजय प्राप्त करना है, तो बहुत ही तबाही और
रक्तपात करना होगा। ये सब जानते हुए भी ये सब चीज़ें उसको रोक नहीं पाई। Aristotle's teaching did not prove to be of much help in this respect. जो अरिस्टोटल की जो शिक्षाएं थी वो अभी इसको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकी इन सब चीज़ों को करने से रोकने के लिए। Alexander spent the first 2 years after occupying the throne planning his campaign to conquer the world. जब अलेक्जेंडर ने राज सिंहासन संभाला तो 2 साल तो उसने ये सोचते हुए प्लानिंग करते हुए बिता दिया कि विश्व पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए। He then marched on to Persia, present day ईरान। फिर वह पर्सिया की तरफ मार्च कर दिया, चल दिया, जो कि वर्तमान में हम जिसे ईरान के नाम से जानते हैं। लीडिंग एन आर्मी ऑफ 30,000 फुटमैन एंड 5,000 सोल्जर्स ऑफ कैवलरी। 30,000 पैदल सेना और 5,000 घुड़सवार सेना की अगवानी करते हुए वह ईरान की तरफ कूच कर दिया। अलेक्जेंडर फाइनली वॉन द वार विच लास्टेड 4 ईयर्स। अंततः अलेक्जेंडर ने वह युद्ध जीता जो कि 4 साल तक चला। ईरान के खिलाफ अलेक्जेंडर युद्ध को अंततः जीत गया, जो कि वह युद्ध 4 साल तक चला था। ही नेक्स्ट कॉन्कर्ड अफगानिस्तान। आगे उसने अफगानिस्तान पर भी विजय प्राप्त कर लिया। एट दैट टाइम इंडिया वॉज वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज ए लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। उस समय भारत को पूरे विश्व में दूध और शहद का भूमि माना जाता था। It was extremely rich and prosperous. Alexander next expressed his wish to conquer India, but his commander-in-chief warned him that it was not going to be easy for him to conquer India. It was extremely rich and prosperous. इसका मतलब ये था कि भारत बहुत ही धनी और संपन्न देश था। अलेक्जेंडर नेक्स्ट एक्सप्रेस और आगे अलेक्जेंडर ने भारत को जीतने की अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन बट हिज कमांडर इन चीफ वार्ड, लेकिन उसके मुख्य सेनापति ने उसको चेतावनी दिया कि भारत को जीतना इतना आसान नहीं है। Alexander's commander-in-chief pointed out of him that the Ganraj of India were governed by the people themselves. The people were highly self-respecting and heroic. It was difficult to conquer them. अलेक्जेंडर के जो मुख्य सेनापति थे उन्होंने बताया कि जो भारत के गणराज्य के लोग हैं वहाँ पे उन लोगों का खुद का शासन चलता है और द पीपल वेयर हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग, और वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमान किस्म के और हीरोइक किस्म के हैं, मतलब ब्रेव और नायक के तौर पे रहते हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कॉन्कर देम, इसलिए उन्हें जीतना बहुत ही कठिन है। अलेक्जेंडर वॉज नॉट टू बी डिट्रेड बाई ऑल दिस। ही मार्च टुवार्ड्स इंडिया विथ ए लार्ज आर्मी। अलेक्जेंडर इन सब चीज़ों से नहीं डरा, उसने भारत की तरफ एक बड़ी विशाल सेना लेकर चल दिया। ही कॉन्कर्ड ऑल द टेरिटरीज ऑन हिज वे टू इंडिया। वह भारत के में जितने भी उसके रास्ते में प्रदेश पड़े उन सबको जीतता गया। भारत आते समय उसके रास्ते में जितने भी प्रदेश पड़े, क्षेत्र पड़े, उन सबको वह जीतता गया। ही फाइनली अराइव एट द बैंक ऑफ सिंधु रिवर, और अंत में वह सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। एट ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम देयर स्टूड द सिटी ऑफ तक्षशिला विच वाज फेमस
एज ए ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग। कुछ ही दूरी पर एक तक्षशिला नाम की सिटी थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थी। किसके लिए? शिक्षा केंद्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तक्षशिला वाज द गेटवे ऑफ इंडिया। तक्षशिला भारत का प्रवेश द्वार था। अलेक्जेंडर pitched his camp here and sent a message to the state lying beyond the Sindhu river to surrender to him. अलेक्जेंडर ने वहाँ अपना कैंप स्थापित किया और अपने राजदूत के जरिए एक मैसेज भेजा जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र के राज्य थे, उनको ये मैसेज भेजा कि वे हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दें, सरेंडर कर दें। किंग अम्बी द किंग ऑफ तक्षशिला सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू अलेक्जेंडर। जो किंग अम्बी था, जो तक्षशिला का राजा था, उसने अपने आप को अलेक्जेंडर के हवाले आत्मसमर्पण कर दिया। किंग पुरु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड द झेलम एंड चिनाब रिवर्स। राजा पुरु झेलम और चिनाब नदी के आसपास के क्षेत्रों पर अपना शासन करते थे। अलेक्जेंडर मैसेंजर अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ किंग पुरु। अलेक्जेंडर के राजदूत राजा पुरु के कोर्ट में पहुँचे। हिज मैसेज वाज क्लियर। उसका जो मैसेज था वह एकदम क्लियर था। क्या था? इफ़ किंग पुरु एक्सेप्टेड डिफीट एंड सरेंडर हिमसेल्फ ही would be treated with all due honor. If he refused to do so, he would have to face war. उसने कहा कि अगर राजा पुरु अपनी हार को स्वीकार करते हैं और अपने आप को अलेक्जेंडर के सामने समर्पण करते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। अगर नहीं करते हैं, अगर उसको नहीं मानते हैं, अगर रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। मैसेंजर सेड किंग पुरु वी आर रेडी फॉर वार। किंग पुरु ने मैसेंजर से कहा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, यानी कि किंग पुरु ने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर नहीं किया। वो बोले कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। किंग ऑफ केकायास said the messenger, remember, the emperor are never defeated. In the end, they always win. You are taking up a great challenge. जो केकया के किंग राजा थे, उन्होंने मैसेंजर से कहा कि याद रखो, सम्राट कभी हारता नहीं है और अंत में उसी की जीत होती है। You are taking up a great challenge. तुम एक महान चुनौती स्वीकार कर रहे हो, एक बड़ी चुनौती स्वीकार कर रहे हो। वी केयर लेस फॉर विक्ट्री और डिफीट। वी प्रीफर टू डाई rather than surrender ourselves. We care less for victory or defeat. हमें जीत और हार से कोई मतलब नहीं है। We prefer to die rather than surrender ourselves. हम इसको प्राथमिकता देते हैं कि मरने से बेहतर है, सरेंडर करने से बेहतर मरना है, अच्छा है। हम उसको प्रेफर करते हैं, हम उसको तवज्जो देते हैं। किसको? कि आत्मसमर्पण करने से बेहतर है युद्ध करते हुए मर जाना।